रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट 7। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अगले आधे घंटे में बताएंगे आपको राज्यवार महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। यूक्रेन की धरती से भी दिया शांति का संदेश। कहा, बातचीत से ही निकलेगा समाधान। संप्रभुता के सम्मान को बताया सर्वोपरि। यूक्रेन ने ग्लोबल पीस समिट में भारत की भूमिका की बताई जरूरत। भारत और यूक्रेन के बीच वार्ता में 4 समझौतों पर हुए दस्तखत। सांस्कृतिक सहयोग, कृषि और खाद्य, मानवीय सहायता के साथ मेडिसिन और ड्रग हुए अहम करार। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई बात। यूक्रेन दौरे पर कीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध में शहीद हुए बच्चों के स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। यूक्रेन को सौंपा दुनिया का सबसे छोटा पोर्टेबल अस्पताल, आरोग्य मैत्री क्यूब। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन पर अमित शाह ने बोला हमला। कहा, देश की एकता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस के मंसूबों का फिर हुआ पर्दाफाश। राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल। देश में पहले अंतरिक्ष दिवस पर भारत मंडपम में हुआ मुख्य समारोह। राष्ट्रपति ने कहा, चंद्रयान की सफलता को समर्पित है ये दिन। अब गगनयान मिशन का है बेसब्री से इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आने वाले समय में सरकार लेगी कई और फैसले। पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। तेज हुई सीबीआई जांच। डॉक्टर संदीप घोष समेत 4 अन्य डॉक्टरों का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। नेपाल में भीषण सड़क हादसे में गई 14 भारतीयों की जान। तनहुन जिले में नदी में गिरी 40 लोगों से भरी भारतीय यात्री बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। और उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस आरक्षी पदों के लिए आज हुई पहले चरण की परीक्षा। हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। किसी भी तरह की गड़बड़ी और धांधली से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और सबसे पहले बात राज्य जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन पर अमित शाह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस के मंसूबों का फिर से पर्दाफाश हुआ है। राहुल गांधी से उन्होंने 10 सवाल पूछे हैं। जो 10 सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे हैं वो हम आपको बता दें कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाएंगे? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ अलगाववाद को बढ़ावा देगी? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? ये सवाल अमित शाह ने कांग्रेस से पूछे हैं। क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों को लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर देगी? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत
कोहे मारन के नाम से जाना जाए। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहती है? अमित शाह पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? ये तमाम सारे सवाल भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस एनसी से पूछे हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कश्मीर की स्थिति को और उसके वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और ये सारे सवाल भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे हैं। अब ऐसे में समझना होगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत आखिर किस और आगे बढ़ेगी। जो सवाल है वो सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35A वहां से जब से हटाया गया है, उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की एक बदली हुई तस्वीर देख रहे हैं। और अब कांग्रेस एनसी से ये महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं कि क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्त सुलेमान के नाम से जाना जाए और हरि पर्वत को इमारत के नाम से? कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहती है। जो सालों तक जम्मू कश्मीर की स्थिति एक जैसी बनाई रखी थी, गठबंधन की सरकार ने वहां पर, कांग्रेस ने और जो दूसरे वहां के स्थानीय राजनीतिक दल हैं उनसे ये सवाल पूछे, क्योंकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में वहां पर विधानसभा चुनाव में उतरेगी। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 और 35 से वहां से हटाएंगे? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने भी जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर चल रही है। क्या कांग्रेस दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर अपने गठबंधन के चलते ये पाप करने वाली है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान हो और हरि पर्वत का नाम कोए मारन हो? क्या कांग्रेस पार्टी फिर भ्रष्टाचार की आग में जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहती है और सिर्फ गिने चुने परिवारों के हाथ में कमान सौंपने के समर्थन में है? और आइए जम्मू कश्मीर के बाद अब सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का और आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सिपाही भर्ती परीक्षा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है भर्ती की, उसमें उत्तर प्रदेश में आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। वहां पर 2 पाली में यह परीक्षा आयोजित की गई। पूरे प्रदेश भर में परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि पेपर लीक होने से बचा जा सके। इससे पहले फरवरी में हुई इसी परीक्षा को पेपर लीक होने पर निरस्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षा के किए गए बेहद कड़े इंतजाम। परीक्षा केंद्रों पर किया गया अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश करने के दौरान गहन चेकिंग से गुजरना पड़ा। परीक्षा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आईडी और फेस वेरिफिकेशन भी किया गया। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे कि पेपर लीक होने से बचा जा सके। इससे पहले फरवरी में हुई इसी परीक्षा का पेपर लीक होने पर परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। इसके बाद ही अब 5 चरणों में ये परीक्षा आज से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों ने आज सिपाही भर्ती परीक्षा दिया। यही वजह है कि इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। प्रदेश में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए। परीक्षा केंद्रों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया।
आज पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्र पर परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश करने के दौरान गहन चेकिंग से गुजरना पड़ा। कैसी व्यवस्थाएं रही अंदर? एकदम बढ़िया। अच्छा जी। कोई असुविधा का सामना नहीं करना? जी नहीं, बस वो एक्स्ट्रा जो 5 मिनट मिलते थे वो नहीं मिले। अच्छा। जो उसमें बोला भी गया है कि एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलेंगे वो नहीं दिए गए। इस बार सर बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर प्रशासन की कड़ी सख्त कार्रवाई हो रही है। इस बार कोई वो नहीं है। प्रदेश में आज से पुलिस भर्ती परीक्षा चालू हो गई है। आज सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम पाली की परीक्षाएं यहां पर आयोजित की जा रही हैं। लखनऊ में 80 केंद्र बनाए हैं। 60,244 पदों के लिए भर्ती आयोजित हो रही है उत्तर प्रदेश में। 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं इसके लिए। सरकार के द्वारा 17,000 वॉच लगाई गई हैं, दीवार घड़ियां लगाई गई हैं। किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते हैं कोई भी परीक्षार्थी। ये सब लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। पिछली बार जब परीक्षाएं रद्द हो गई थी पर्चा आउट होने के कारण, उसके बाद से परीक्षा की शुद्धता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढेर सारे कदम उठाए। उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा के 60,244 पदों के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पाली में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में आज अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आईडी और फेस वेरिफिकेशन भी किया गया। पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज़्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। 60,244 पदों के लिए ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। 5 दिनों में 10 पालियां होंगी जिनमें 48 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो तमाम सारे कड़े इंतजाम किए गए थे उसका असर देखने को मिल रहा है। जो लोग अफवाह फैला रहे थे उन पर कार्रवाई भी की गई है पुलिस के द्वारा, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जैसा कि आपकी रिपोर्ट अभी हमने देखी, देखिए 60,244 पदों के लिए हम ये देख रहे हैं कि 48 लाख से भी ज्यादा आवेदन यहाँ पर, और उसमें बच्चे जो हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की ये सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित की जा रही है और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। 31 अगस्त तक जो है 5 दिनों तक 2 पाली में ये पूरी परीक्षा होगी। महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन जो प्रशासन की जो तैनाती मुस्तैदी है वो कितनी ज्यादा है, इसको लेकर? प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी गतिविधि पर, संदिग्ध गतिविधि पर एसटीएफ नज़र बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 60,244 ये जो पद हैं ये उत्तर प्रदेश के 60,244 परिवार, इसके बाद उनको नौकरी मिलेगी, उनको खुशियां प्राप्त होंगी, उनके परिवार संभल जाएंगे। तो निश्चित रूप से छात्रों को इंतजार था इसका। पिछली बार जब पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की गई थी उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 माह के अंदर इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाएगा और उसी के मद्देनजर ये परीक्षा आयोजित की गई और तमाम सारे व्यवस्थाओं के अनुरूप की गई है। इसमें जो भी छात्र आ रहे हैं उनको आने जाने की परिवहन निगम की सेवा फ्री दी गई है। बस वो अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे और उनका आना जाना फ्री होगा। इसके लिए कुछ रेलवे के द्वारा भी विशेष गाड़ियां चलाई गई हैं, रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। और जो परीक्षा केंद्र पर जब पहुंच रहे हैं परीक्षार्थी तो उनको पूरी तरीके से उनका चेक होने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन जब बाहर निकले तो हमने
उनसे बात की तो एक संतोष उनके अंदर आया, एक जो खुशी अंदर आई कि बिल्कुल परीक्षार्थियों की मेहनत का, परिश्रम का फल उन्हें मिलेगा, मेधा का ही सम्मान होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये परीक्षा जो पास करते हैं परीक्षार्थी एक कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या के रूप में उसकी तैयारी करते हैं। उसके बाद अगर भर्ती पेपर लीक जैसे मामले आ जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा निराशा होती है। या इससे पहले की बात करें 2017 के पहले की जो भर्तियां हुई थी, मात्र एक दो जनपदों से ही तमाम सारे लोग शामिल कर लिए गए थे। जो धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए महत्वपूर्ण है, और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो अब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सिंह इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में कैसे ऑपरेशन मानसून को चलाया जा रहा है इसकी जानकारी आपको देंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून के साथ ही बस्तर में नक्सलियों का मूवमेंट शुरू हो जाता है। इस दौरान नक्सली अपने ठिकाने बदलने के साथ ही फोर्स को भी नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई तरह के पैंतरे अपनाते हैं। इसीलिए कारगर रणनीति बनाते हुए बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन मानसून लॉन्च किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता की छत्तीसगढ़ के बस्तर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून का फायदा फोर्स को मिल रहा है। इस ऑपरेशन से कई नक्सली मारे गए तो कुछ ने डर की वजह से सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश के बीच सुरक्षा बलों के जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन मानसून प्रहार जारी है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के कोर इलाकों में दबिश दे रहे हैं। विपरीत मौसम में भी जवान जंगलों में नदी नालों को पार करते हुए नक्सलियों से लुहा ले रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ बस्तर संभाग को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ में जवानों ने अभियान चला रखा है। भारी बारिश के बीच भी जवान नदी पार करके नक्सलियों के माद में घुसकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन में अब तक सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को ढेर भी कर दिया है। ऑपरेशन मानसून प्रहार को लेकर बस्तर IG सुंदरराज P ने सुरक्षा बलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि हमारे जवान नक्सलियों पर भारी पड़ेंगे। इन जवानों को हर मौसम में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई है। बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत महीने में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CP मोदी संगठन की विरुद्ध में प्रभावी रूप से नक्सल विरोधी अभियान संचालित की गई। तमाम सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के विरुद्ध में प्रभावी रणनीति के तहत कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप इस अवधि में 140 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और इस दौरान 550 से अधिक माओवादी कैडर का अलग अलग अभियान के दौरान गिरफ्तारी भी की गई। इस प्रकार विगत महीने में जिस तरीके से माओवादी के खिलाफ काफी प्रभावी रूप से कार्रवाई हुआ, जिसके कारण से नक्सल संगठन बैकफुट में है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जाना है। आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत और अन्य नक्सल प्रभावित इलाके में माओवादी गतिविधि को समाप्त करते हुए क्षेत्र में जनता के मनसानुरूप विकास कार्य को गति देने के साथ साथ शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ बस्तर में नक्सलियों का मूवमेंट शुरू हो जाता है। नक्सली मानसून के दौरान पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं और इस दौरान अपने ठिकाने बदलने के साथ ही फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई तरह के पैंतरे अपनाते हैं।
इस बीच कारगर रणनीति बनाते हुए बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन मानसून लॉन्च किया गया। बस्तर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत इस साल 8 महीने में 140 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। 553 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। 500 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। देश के नक्सल प्रभावित कुल 38 जिलों में से छत्तीसगढ़ के 15 जिले शामिल हैं। इसमें बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धुंतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली नक्सल प्रभावित जिले हैं। पूरे देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार नक्सलवाद से मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के जवान लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अभी हम लोग 7-8 महीने में 146 नक्सली मार गिराए हैं और 1000 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पण और उनकी गिरफ्तारी हुई है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली आत्मसमर्पण करें ताकि उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ पाएं। ऑपरेशन मानसून के दौरान नक्सलियों को चौतरफा घेरने के लिए बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों और सीमावर्ती राज्यों के बीच समन्वय बनाया गया है। मानसून में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारिश में ऑपरेशन मानसून चलाकर नक्सली मूवमेंट को खत्म किया जा रहा है। डीआरजी, एसटीएफ और अर्धसैनिक बल की टीम ज्वाइंट रूप से लगातार जंगल में ऑपरेशन कर रही है, जिससे पूरे बस्तर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हो रहे हैं और जवानों को सफलता मिल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी सीख रहे बच्चों से मुलाकात की और बातचीत की। आइए देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन दौरे के दौरान कीव में हिंदी सीख रहे बच्चों के साथ मुलाकात की और बातचीत भी की। जो तमाम सारे बच्चे यूक्रेन के थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए और खास बात यह है कि ये बच्चे हिंदी सीख रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और बच्चे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए। ये तस्वीर भारत के कुशल नेतृत्व और भारत की लोकप्रियता को भी बयां कर रही है। और इस बातचीत के दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहा, यह सुनवाते हैं। ये सब पहली बार घटित हो रहा है तो बड़ी आशा से देख रहे हैं इसको और ऐसा हम बहुत चाहते हैं कि सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध दृढ़ होते जाए और हमारे देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ते जाए। जितना अधिक हमें पता होगा एक दूसरे के बारे में उतने अच्छे से हमारे आपस के संबंधों का विकास हो पाएगा। सब बहुत बहुत खुश है और एक्साइटेड भी है क्योंकि शायद किसी ने नहीं सोचा पीएम जी से मिलने कर पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पक्का सब खुशी है और मैं सोच रही हूँ कि और आशा करती हूँ कि इस मुलाकात से सब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वास्तव में मैं सोच रही हूँ कि यूक्रेन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार है और मुझे बहुत आशा है कि इस मुलाकात के बाद लोगों को ये
ज़्यादातर लोगों को ये पता हो जाएगा कि वास्तव में यूक्रेन और भारत के बीच अच्छा रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे आशा है कि भविष्य में यूक्रेन में ज़्यादातर लोग हिंदी सीखने चाहेंगे और उन लोगों की संख्या जिससे हिंदी में दिलचस्पी है बढ़ हो जाए। मुझे हिंदी बहुत पसंद है क्योंकि भारत एक दिलचस्प और बहुत सुंदर देश है। मुझे नया भाषाएं पसंद है और मैं प्रीमियर मिनिस्टर के आने से बहुत खुश और आभारी हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो देखिए, जिस स्पष्टता के साथ, जिस उत्साह के साथ और जिस सावगोई के साथ के तमाम सारे बच्चे और युवा जो कि यूक्रेन के रहने वाले हैं, और ये जब हिंदी भाषा में बात कर रहे थे तो ये बताता है कि भारत की जो नेतृत्व क्षमता है, भारत की जो कुशलता है और भारत का जो आकर्षण है वो कितना व्यापक है कि ये बच्चे हिंदी सीख रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब ये मिले तो एक अलग ही रोमांच और एक अलग ही उत्साह इनकी नज़रों में था, इनके भावों में था, और इस पल को ये जी लेना चाहते थे और ये बेहद उत्साहित और खुश नजर आए नरेंद्र मोदी से मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन दौरे के दौरान सबसे बड़ा संदेश दिया कि मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से शांति का संदेश लेकर आया हूं। और आइए एक बार फिर यूक्रेन के इन बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये सब पहली बार घटित हो रहा है तो बड़ी आशा से देख रहे हैं इसको, और ऐसा हम बहुत चाहते हैं कि सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध दृढ़ होते जाए और हमारे देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ते जाए। जितना अधिक हमें पता होगा एक दूसरे के बारे में, उतने अच्छे से हमारे आपस के संबंधों का विकास हो पाएगा। सब बहुत बहुत खुश है और एक्साइटेड भी है क्योंकि शायद किसी ने नहीं सोचा पीएम जी से मिलने कर पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पक्का सब खुशी है और मैं सोच रही हूँ कि और आशा करती हूँ कि इस मुलाकात से सब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वास्तव में मैं सोच रही हूँ कि यूक्रेन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार है और मुझे बहुत आशा है कि इस मुलाकात के बाद ज़्यादातर लोगों को ये पता हो जाएगा कि वास्तव में यूक्रेन और भारत के बीच अच्छा रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे आशा है कि भविष्य में यूक्रेन में ज़्यादातर लोग हिंदी सीखने चाहेंगे और उन लोगों की संख्या जिससे हिंदी में दिलचस्पी है बढ़ हो जाए। मुझे हिंदी बहुत पसंद है क्योंकि भारत एक दिलचस्प और बहुत सुंदर देश है। मुझे नया भाषाएं पसंद है और मैं प्रीमियर मिनिस्टर के आने से बहुत खुश और आभारी हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
और इसी के साथ ही भारत एट 7 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। पिछले दशकों में हमारे शहर बदल गए हैं। बढ़ता तापमान और पानी की सतह गिरती जा रही है और इसका सीधा प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। इसका विकल्प क्या है? धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और